दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों नॉन टेक्निकल पार्ट फॉर ऑल पोस्ट NCL के लिए नॉन टेक्निकल पार्ट का वीडियो आज हमारा है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये NCL एग्ज़ाम बेस्ड 15 क्वेश्चन है। ये 15 क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल पार्ट का और ये NCL एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है। और बात करेंगे नॉन टेक्निकल पार्ट, ये जो 30 क्वेश्चन होते हैं ये सभी एग्ज़ाम के पोस्ट के लिए, सभी एग्ज़ाम पोस्ट के लिए जो NCL के किसी भी पोस्ट है उसके लिए ये 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट के जरूर होंगे। और NCL जो एग्ज़ाम मॉडल पेपर है, और बात करेंगे इसी में कि NCL का जो ये पेपर है ये 2 पार्ट में होंगे। आपके एक ही पेपर में 2 सेक्शन होंगे, एक तो होगा A, दूसरा होगा B। A में आपका टेक्निकल पार्ट होगा जिसमें टोटल 70 क्वेश्चन होंगे जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड होंगे, लेकिन जो पार्ट B होगा उसमें आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 30। और ये 30 क्वेश्चन होंगे जो सभी NCL पोस्ट के लिए वैलिड होंगे, चाहे किसी भी ट्रेड हो। तो अब हम बात कर लेते हैं इन 30 क्वेश्चन बेस्ड डे। तो ये नॉन टेक्निकल के आज हमारे पास से 15 क्वेश्चन है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है और सिलेबस भी अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। और विभिन्न मिक्स क्वेश्चन सीरीज भी देख सकते हैं, रीजनिंग की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की और कंप्यूटर की। तो चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो अब हम बात कर रहे हैं कि प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन से नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, भारतीय विदेश नीति आधारित है। अब हम बात कर रहे हैं भारत की जो विदेश नीति है वो किस पर आधारित है, या वो जो है वो किस बेस की है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ब है, गुट निरपेक्षता पर आधारित है। भारत की विदेश नीति है वो गुट निरपेक्षता पर है। भारत एक तटस्थ देश है, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं है। और चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन 3 में टेमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है। तो अब हम बात करें, ये टेमीफ्लू है ये एक औषधि है, ये एक मेडिसिन है, लेकिन ये किसके लिए है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पक्षी फ्लू। टेमीफ्लू है ये पक्षी फ्लू के लिए औषधि है, इसकी एक मेडिसिन है। और चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। क्वेश्चन 4, रक्षा बलों के विश्वासघात के लेखक कौन है। तो अब हम बात कर रहे हैं उस पुस्तक का जिसकी नाम है रक्षा बलों के विश्वासघात, और इसके लेखक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका लेखक आंसर ए विष्णु भगत है। रक्षा बलों के विश्वासघात नामक कृति के जो रचनाकार है या लेखक है वो विष्णु भगत है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5 पे। क्वेश्चन 5 में हाल ही में किस देश ने रग्बी विश्व कप जीता है। तो हम बात कर रहे हैं रग्बी विश्व कप किसने जीता है या कौन से देश ने जीता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है ऑप्शन से दक्षिणी अफ्रीका। हाल ही में जो रग्बी विश्व कप है ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन 6 में वर्तमान लोकसभा है। हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान की जो लोकसभा है वो कौन सी लोकसभा है, और यहाँ पे हमारा आंसर है 17वीं लोकसभा। वर्तमान की जो लोकसभा है
ये 17वीं लोकसभा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, और क्वेश्चन 7 में निम्नलिखित में से अत्याचार में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है अत्याचार, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संधि का नाम क्या है या कौन सी संधि है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है ऑप्शन बी, यण संधि। अत्याचार का जो संधि है इसमें यण संधि है, और इसका जो संधि विच्छेद करे तो ये बनता है अति और प्लस में आचार। अति प्लस आचार, इसमें यण संधि है। क्वेश्चन 8, भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो अब हम बात कर रहे हैं भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो, और यहाँ पे हमारा आंसर बी, ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार ये परमवीर चक्र है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो आगे क्वेश्चन नंबर है 9। व्हाट इज द एंटोनेम्स ऑफ फोरमोस्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंटोनेम, और एंटोनेम्स होता है अपोजिट। आपसे पूछा जा रहा है अपोजिट, जो कि विलोम शब्द होता है, और यहाँ आपका शब्द है जो दिया गया वर्ड फोरमोस्ट। जो फोरमोस्ट है इसका अर्थ होता है मुख्य या सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, और यहाँ पे हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है अनइम्पोर्टेंट। अनइम्पोर्टेंट का अर्थ होता है महत्वहीन। तो यहाँ पे फॉरमोस्ट जो मुख्य होता है किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन यहाँ पे अनइम्पोर्टेंट जो कि महत्वहीन। बात करेंगे हिंड मोस्ट की, तो इसका अर्थ होता है सबसे पीछे। मेच्योर की बात करें तो परिपक्व या तैयार, प्रौढ़, और प्री मेच्योर का अपरिपक्व या कच्चा कहा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 जो आपके पास स्क्रीन पे है, और इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ मैसिव। मैसिव का सिनोनिम पूछा है, और सिनोनिम्स होता है पर्यायवाची। मैसिव का पर्यायवाची क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मैसिव का जो अर्थ होता है वो होता है भारी, भरकम, या हम कहेंगे स्थूल, विशाल। यहाँ पे हमारा जो आंसर बनता है वो आंसर है हग, HUGE, हग, विशाल। इसका अर्थ होता है विशाल। गेपिंग का अर्थ होता है खुला, गेपिंग का अर्थ खुला। और यहाँ पे आगे जो दे रखा है ये स्ट्रेंज, तो स्ट्रेंज का अर्थ होता है अपरिचित, अनजान। और लिटिल का अर्थ होता है छोटा, थोड़ा, लघु। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 आपके सामने स्क्रीन पे है, और आपसे इसमें पूछा जा रहा है इट वाज जोहन हु डैश डैश द पुलिस। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है इंग्लिश में, और इस सेंटेंस में आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, और इनमें से आपको सिलेक्ट करके चूज करना है। तो यहाँ पे ये दी गई है वर्ब, जिसको हम टेंस भी कहते हैं। तो इट वाज जोहन हु, और ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अलर्टेड द पुलिस। अब हम बात करेंगे कि ये अलर्टेड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट टेंस को इंगित करती है, पास्ट टेंस की सूचक होती है, क्योंकि इसमें वाज दे रखा है, और ये वाज है वो पास्ट टेंस का है। तो ये पूरा सेंटेंस पास्ट में रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो ये प्रेजेंट टेंस बनता है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES दे रखा है, तो ये भी प्रेजेंट बनता है। इसमें विल अलर्ट दे रखा है, विल सेल हो, तो ये फ्यूचर को इंगित करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा, ये आंसर सी अलर्टेड होगा, क्योंकि वाज की वजह से पास्ट है, तो ये पूरा सेंटेंस पास्ट में रहेगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में निम्नलिखित में से अधोमुखी का विलोम शब्द कौन सा है। तो अब हम बात कर रहे हैं अधोमुखी का विलोम शब्द कौन सा है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन द ऊर्ध्वमुखी।
अधोमुखी का विलोम है ऊर्ध्वमुखी। तो आप हिंदी के लिए भी देख सकते हैं मिक्स क्वेश्चन सीरीज, इंग्लिश के लिए भी देख सकते हैं, मैथ, जीके और सभी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में निम्नलिखित में से मेहमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो बात कर रही है मेहमान के पर्यायवाची शब्द की, और मेहमान का जो ऑप्शन है अभ्यागत। मेहमान का जो पर्यायवाची है वो अभ्यागत है। आगंतुक, अतिथि, ये सभी मेहमान के पर्यायवाची होते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में कोई व्यक्ति अपनी ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो कुल मिलाकर के 5 घंटे लगते हैं। तो तय दूरी ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो इसकी दो चाल दे रखी है। जाने की चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन आने की चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। लेकिन इस चाल से चलने के बाद में वो 5 घंटे चलता है दोनों चाल से, यानी 60 किलोमीटर से और 40 किलोमीटर से कुल उसका जो समय है वो 5 घंटे है। और दूरी आपसे पूछी है कि दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो दूरी, और दूरी ज्ञात करने के लिए आपको एक्स वाई यानी दोनों चाल का गुणनफल और एक्स प्लस में वाई, दोनों चाल को आपको क्या करना है, गुणा करना है और दोनों चाल को प्लस करके भाग देना है और गुणा करना है यहाँ पे t4 टाइम से। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा गुणन कि दोनों चाल है उसका गुणन कर दिया जाए, और यहाँ पे कर दिया जाएगा योग, और दोनों का भाग दे करके गुणा कर दिया जाएगा टाइम से। इसको टाइम से गुणा कर दिया जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले उसकी जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे जाने की, और आने की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। इन दोनों को गुणा करके भाग करेंगे, और 60 किलोमीटर जाने की है प्लस करेंगे 40 किलोमीटर आने की, और गुणा करेंगे टाइम, तो टाइम उसको लगते हैं 5 घंटे। आपको दूरी प्राप्त हो जाएगी, बराबर क्या आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी। तो अब इनको हम करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, ये 2400 हो गया, और ये हमारे पास इन दोनों को किया तो ये 100 हो गया, और गुणा में हमारे पास पड़े हैं 5। इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को कट कर दिया, और 24 को 5 से किया तो 24 पंजे 120, और ये दूरी है तो दूरी किलोमीटर में। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर, जो उसका दूरी तय की जाएगी उसके द्वारा, कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस से आता है। लेकिन दोनों चाल से वो 5 घंटे चलता है, यानी समय वो 5 घंटे ले लेता है। तो अब वो दूरी तय करता है, ये दूरी 120 किलोमीटर होगी। देखते हैं हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, और ऑप्शन आपका यहाँ पे बनता है ऑप्शन ए 120 किलोमीटर। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर है आपके 15। क्वेश्चन 15 में महेश के बेटे सुरेश की शादी सिया से हुई। महेश का बेटा है सुरेश, और सुरेश की शादी हो गई सिया से, जिसकी बहन जिया की शादी सुरेश के भाई अमर से हुई है। तो जिया महेश से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से एक आरेख चित्र बनाकर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आरेख चित्र में सबसे पहले हम लिखेंगे कि महेश, ये महेश है जो इसका बेटा है सुरेश, महेश का बेटा है सुरेश, यानी ये हो गया इसका पुत्र। और सुरेश की शादी हो गई है वो सिया से हो गई है, ये सिया, और ये सिया है ये हो गई इसकी पत्नी, ये सुरेश की पत्नी हो गई। अब आपको ये कहा जा रहा है कि ये जिया है, ये जिया, और ये बहन है सिया की, तो ये इसकी बहन हो गई। और अगर सुरेश का देखा जाए तो ये सुरेश की एट ए टाइम
अभी तक तो उसकी साली है। लेकिन इस जिया की शादी हो गई है अमर के साथ। जिया की शादी होगी अमर के साथ, तो ये अमर हो गया जिया का पति। लेकिन ये सुरेश का क्या है? भाई। अब जब सुरेश का ये भाई है और महेश सुरेश का पिता है, तो महेश अमर का भी क्या होगा? पिता होगा। क्योंकि जब सुरेश का पिता महेश है तो अमर का पिता भी महेश होगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि महेश जिया से किस प्रकार संबंधित है, या हम कहें कि जिया महेश के क्या लगती है, तो ये अमर हो गया पुत्र और ये पुत्र की होगी पत्नी जिया, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी पत्नी, बेटे की पत्नी यानी पुत्र वधू हो जाएगी। या हम यूं कह सकते हैं कि ये जो जिया है ये बहू है। और देखते हैं हमारे पास ऑप्शन, तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है, तो इस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ए नंबर बहू। जिया महेश से कैसे संबंधित है? तो जिया महेश की बहू है, या हम यूं कहेंगे कि जिया है वो महेश की पुत्र वधू है, क्योंकि महेश का बेटा है सुरेश और सुरेश की पत्नी है सिया, और सिया की बहन है जिया, और जिया का पति है अमर। अमर है वो सुरेश का भाई है, और सुरेश का भाई होने के नाते ये भी महेश का पुत्र होगा। ये महेश इसका अमर का पिता हो गया, और पिता होने के नाते ये अमर की जो बहू है जिया वो महेश की पुत्र वधू बनती है। और ये हमारा ऑप्शन जो, और आगे जो ऑप्शन आपके सामने है ये, और आंसर नंबर ए बहू या पुत्र वधू। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।